नमस्कार दोस्तों। कानून के जानकारों के अनुरूप यदि किसी व्यक्ति पर एक से अधिक मुकदमे होते हैं तो क्षेत्रीय थानाधिकारी उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की सिफारिश कर सकता है। कई मामलों में 5 या 7 मुकदमे हैं तो हिस्ट्री शीट खोल देते हैं, या कोई आदतन ऐसा होता है तो उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली जा सकती है। इस तरह का कानूनन काम होता रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर 2 दर्जन के लगभग मुकदमे हो और अलग अलग राज्यों में हो तो क्या उसकी भी हिस्ट्री शीट खोली जा सकती है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन सवाल किसी आपराधिक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, यह सवाल है राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिस राजनीतिक व्यक्ति पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे अलग अलग प्रदेशों में देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। और उन मुकदमों में तारीख जब होती है तो खुद वह राजनीतिक व्यक्ति जाता है, कोर्ट का सामना करता है, मुकदमों में जमानत मिल जाती है या समय मिल जाता है, और ऐसे ही एक मुकदमे में तो सजा सुनाए जाने के बाद में उस राजनीतिक व्यक्ति की सांसद की सीट भी छीन ली गई थी। जी हां, आप सही पहचान रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी की, जो लगातार एक के बाद एक इस तरह के 2 दर्जन के लगभग मुकदमों का सामना कर रहे हैं। और लगातार अलग अलग प्रदेशों में जो मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं, अधिकांश मुकदमे मानहानि के मामले के हैं। और ये तमाम मुकदमे वे हैं जो राजनीतिक व्यक्तियों की ओर से दर्ज करवाए गए हैं और उन पर कोर्ट सुनवाई करता है। उन सुनवाई के दौरान खुद राहुल गांधी जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में आज चाईबासा कोर्ट झारखंड में उन्हें जमानत मिली है। मामला था अमित शाह, गृह मंत्री हैं जो उस समय भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके खिलाफ एक टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति एक नेता दूसरे नेता पर टिप्पणियां करता रहा और यह सिलसिला कोई आज का नहीं है, यह हमेशा चलता है। लेकिन अधिकांश मामलों में देखा गया है कि जब भी राहुल गांधी कोई बयान या भाषण देते हैं तो किसी ना किसी प्रदेश में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। उस एफआईआर को गति के साथ में दौड़ाया जाता है, वह कोर्ट में चली जाती है, फिर मामला कोर्ट के हिस्से में चला जाता है, कोर्ट उस पर सुनवाई करता है, नोटिस जारी होते हैं, राहुल गांधी फिर वहां सुनवाई के लिए जाते हैं, उन्हें जमानत भी मिल जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर आदतन ऐसे हैं तो क्या उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करके हिस्ट्री शीट उनकी खोली जा सकती है, या फिर तमाम जो मामले हैं उनके अलग अलग प्रदेशों में हैं, चूंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं तो क्या सभी मामलों को मर्ज करके किसी एक अदालत की ओर से सुनवाई नहीं हो सकती है? इन दोनों ही मामलों की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हो रही है। चाईबासा कोर्ट में जमानत का मामला है, उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी एक मामले में, उनके ऊपर जो आपराधिक सुनवाई हो रही थी उस पर हाई कोर्ट की सुनवाई पर तो रोक लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी के पास क्या सबूत हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, अगर वे देशभक्त होते तो ऐसी बात नहीं करते। दरअसल इस टिप्पणी को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और राहुल गांधी की बहन और सांसद प्रियंका गांधी ने एक टिप्पणी की थी कि मैं पूरे रेस्पेक्ट के साथ में यह कहना चाहती हूं कि अदालतों का, जजों का यह काम नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं है, यह जज नहीं बता सकते। यह टिप्पणी प्रियंका गांधी ने की थी। लेकिन जो मामला था कि चीन ने कितनी जमीन कब्जाई, उसे लेकर लगातार जो मीडिया की खबरें आती रही है, लद्दाख और लेह में जो आंदोलन होते रहे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने संसद में लोकसभा में कहा था वह, राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था वह, इस तरह के तमाम वीडियो और अखबारों में छपी हुई खबरें लगातार 3 दिन से सोशल मीडिया में बनी हुई है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की गई अदालत की ओर से वह टिप्पणी सही है कि वे देशभक्त होते तो ऐसी बात नहीं करते। क्या अदालत जो बात
जिस मामले को लेकर सुनवाई कर रही थी उसके तथ्य सरकार से नहीं पूछे जाने चाहिए थे। यह तमाम बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर 3 दिन से लगातार वायरल हो रही है। खैर, बात यह नहीं है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या कहा, प्रियंका गांधी ने जजों को लेकर क्या कहा। बात ये नहीं, बात यह है कि राहुल गांधी कभी सावरकर को लेकर जो बयान देते हैं तो मुकदमा दर्ज होता है मानहानि का, एफआईआर हो जाती है। कभी वे अमित शाह के खिलाफ बयान देते हैं, राजनीतिक व्यक्ति दूसरे राजनीतिक व्यक्ति के लिए, तो मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाता है। कभी वे आरएसएस पर बयान देते हैं तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। इस तरह के असंख्य मुकदमे, जिनकी संख्या लगभग 2 दर्जन के करीब है, वे राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में दर्ज हैं और उनमें लगातार अदालतों में सुनवाई भी हो रही है। बहुत सारे मामलों में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि इस तरह के मुकदमों को लेकर क्या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि एक राजनीतिक व्यक्ति किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन पर टिप्पणी कर रहा है। अगर इस तरह की परंपरा राजनीति में डाली जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा जो दर्ज करवाया जा रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति, कोई आम आदमी नहीं करवा रहा, कोई ना कोई भाजपा से जुड़ा नेता, कोई आरएसएस से जुड़ा नेता या आरएसएस से जुड़े किसी संगठन का व्यक्ति ऐसे मुकदमे दर्ज कराता है और फिर वह सुनवाई के लिए चले जाते हैं। गुजरात में जो कुछ हुआ था, जिसमें अदालत ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुना दी थी, उसमें उनकी तुरंत लोकसभा की सांसदी छीन ली गई थी, वह भी राजनीतिक व्यक्ति की ओर से दर्ज कराया गया मामला था। अभी इस तरह की जो परंपरा चली है, तो कभी यह परंपरा अगर गति पकड़ेगी और तमाम नेता जो भाषण देते हैं, जो बयान देते हैं, जो टिप्पणियां करते हैं राजनीतिक रूप से, उन तमाम पर इस तरह के मुकदमे अगर दर्ज होने की परंपरा शुरू हो गई तो तमाम नेता बजाय अपने संसदीय क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में जनता के बीच जाने से ज्यादा अदालतों के चक्कर काटते मिलेंगे। सवाल यही है कि क्या इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, और दर्ज किए जाने चाहिए तो क्या उनमें इस तरह से अदालतों के अंदर अलग अलग प्रदेशों में किसी भी नेता को, आज राहुल गांधी की बात है, कल कोई और नेता भी हो सकता है, क्या नेताओं को इस तरह से अलग अलग प्रदेशों की अदालतों में चक्कर कटवाए जाने चाहिए? सवाल यही है। दरअसल यह भी सही है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ, किसी संगठन के खिलाफ वह टिप्पणी नहीं कर सकते जिसका कोई पुख्ता सबूत नहीं हो। लेकिन राजनीति तो टिकी हुई ही उन बातों पर है कि आपके पास ना कोई तथ्य होते हैं, ना कोई सच्चाई होती है, ना कोई प्रूफ होता है, लेकिन आप एक पार्टी को, एक संगठन को टारगेट करते हैं। आप नहीं देखते कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लगातार 10 सालों से किस तरह से टिप्पणियां हो रही है, किस तरह से बयान हो रहे हैं, किस तरह के भाषण दिए जाते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पर उनके लिए बातें परोसी जाती है। तो क्या उन तमाम बातों पर भी इस तरह के मुकदमे होने चाहिए? क्या इस तरह के मुकदमे होने के बाद अदालतों को इन मुकदमों को प्रायोरिटी के साथ सुनना चाहिए, या फिर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि राजनीतिक व्यक्ति, अगर राजनीतिक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, बयान देता है, तो महज उसे राजनीतिक बयान मान लेना चाहिए? क्योंकि अगर यह परंपरा मानहानि के मुकदमे इस तरह से हर बयान और भाषण पर दर्ज कराने की शुरू हो गई, तो क्या इसके परिणाम तमाम राजनीतिक दलों को, लोगों को नहीं भुगतने पड़ेंगे? हालांकि यह बात अलग है कि ईडी, सीबीआई के जो मुकदमे होते हैं उनका हस्र क्या होता है, यह आपने सत्येंद्र जैन के मामले में देख लिया कि किस तरह से ईडी का इस्तेमाल दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ किया गया। सत्येंद्र जैन को 6.5 साल तक जेल रखा गया और बाद में क्लोजर रिपोर्ट आ गई, उनके खिलाफ ईडी को कोई एक सबूत तक नहीं मिला। अब क्या अदालत को ईडी को बुलाकर इस मामले में नहीं पूछना चाहिए कि आपने एक बीमार व्यक्ति को 6.5 साल तक कैसे और एक झूठे मुकदमे बिना सबूतों के आधार पर जेल में रख लिया? हालांकि ईडी का जो इतिहास पिछले 10 साल में बन गया है, पहले भारत की जनता
अधिकांश लोगों को ईडी के बारे में जानकारी तक नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी संस्था अगर कानूनी रूप से भारत की जनता जानती थी तो उसे सीबीआई कहते थे, लेकिन सीबीआई को जब बंद पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सीबीआई की स्थिति क्या हो गई ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद ईडी अचानक मैदान में आई पिछले 10 साल से, और लगातार राजनीतिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, उन पर छापे मारना, ये तमाम कार्रवाई चलती रही। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता रहा, ऐसे बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन उन तमाम मुकदमे जो दर्ज हुए उनके नतीजे सिफर रहे। सिफर इसलिए रहे कि जिन पर इस तरह के मुकदमे हुए या तो उन्होंने पार्टियां छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, या फिर क्लोजर रिपोर्ट आई तो ईडी को उन नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और अधिकांश नेता बरी हो गए। तो ऐसी स्थिति में आज जो कानूनन रूप से राहुल गांधी को लेकर जो चर्चा हो रही है, जिन पर 2 दर्जन मुकदमे सिर्फ मानहानि के हैं या राजनीतिक व्यक्तियों की ओर से दर्ज करवाए गए हैं, तो क्या इस तरह से मुकदमे दर्ज करवाने का यह सिलसिला सही माना जा सकता है? और अगर मुकदमे दर्ज होते हैं अलग अलग प्रदेशों में, तो क्या अदालत एक ऐसा सिस्टम नहीं कर सकती कि जिसमें किसी भी नेता के खिलाफ अगर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मामले दर्ज हैं तो उन्हें मर्ज करके किसी एक अदालत को नहीं सौंपा जा सकता? कुल मिलाकर यह विचारणीय बिंदु है जो तमाम लोगों की सोच में तो है, लेकिन इस पर चर्चा अब धीरे धीरे शुरू हुई है सोशल मीडिया के जरिए। यह चर्चा आगे चलकर और बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या वास्तव में इस चर्चा पर विराम लगाने के लिए खुद कानूनी विशेषज्ञों को आगे आकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें इस तरह से किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ अगर मुकदमे दर्ज होते हैं तो उन्हें मर्ज करके किसी एक अदालत को सौंप देना चाहिए। फिर अगर बयान देने वाला नेता गलत साबित होता है तो सीधी सी बात है वह सजा का हकदार होगा, चाहे अदालत कोई भी हो। लेकिन इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में राजनीतिक लोगों की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों को लेकर क्या यह जो सिलसिला चल निकला है उसे सही कहा जा सकता है, और क्या इसके परिणाम आने वाले दिनों में बहुत सारे नेताओं को देखने को मिल सकते हैं? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।